तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि 3 फार्म लॉज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी, उनको आज यानी कि 19 नवंबर 2021 को अनाउंस किया गया दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू रिपील दोज फार्म लॉज। तो उन फार्म लॉज के बारे में, उन फार्म लॉज को कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से लिंक कर सकते हो, उनके प्रोविजंस को, और उसमें जो भी घटनाक्रम चला था उसको कैसे पबेट में डिफरेंट एंगल्स पर आप उन चीज़ों को, उस प्रोटेस्ट को, उस प्रोविजंस को यूज कर सकते हो आपके आंसर राइटिंग में। तो आपको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, तो अगर आपका ऑप्शनल पबेड है तो आप इस एंगल को वहां पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सोर्स रेफर कर रहा हूं, जो मेरी मैगजीन चलती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पबेड पीडिया करंट अफेयर मैगजीन। तो प्रमोशन बाद में शुरू करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप अच्छे से करंट अफेयर्स को लिंक कर सको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की थियरीज और थिंकर्स में, जो हेल्प करेगा यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्म लॉज और प्रोटेस्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर स्कैनर लगाओगे तो पहला जो चीज है वो प्रोविजंस ऑफ लॉज। तो अगर आप बात करोगे कि डिफरेंट प्रोविजंस जो फार्म लॉज के अंदर थे, अब वैसे इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, ये पिछले मंथ की मैगजीन में मैंने ये स्पेशल कवरेज दिया था, तो बेसिकली अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि गवर्नमेंट के विजन में क्या चीज़ थी विद रेस्पेक्ट टू दीज फार्म लॉज। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है सेलिंग आउटसाइड एपीएमसी मंडी, तो जो पहला वाला जो लॉ था, ठीक है, वो लॉ जो है, एक लॉ था आपका क्या बोलते हैं उसको, एक लॉ जो था वो था विद रेस्पेक्ट टू योर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक था विद रेस्पेक्ट टू योर दिस काइंड ऑफ जो आपकी अपर लिमिट, स्टॉक लिमिट वगैरह लगाई जाती है, उससे रिलेटेड था। और पहला जो था, सबसे पहला वाला, वो था कि आपको जो एपीएमसी मंडी है उसके बाहर भी आप सेल कर सकते हो, स्टेट के बाहर सेल कर सकते हो, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो सेलिंग आउटसाइड एपीएमसी मंडी, दिस कैन बी लिंक्ड टू द इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म। तो आपको पता है कि पब्लिक चॉइस अप्रोच एक आपका आइडिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ पर बात होती है इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म की, क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं लाइक AGVW, A स्टैंड्स फॉर एंथनी डाउन्स, G स्टैंड्स फॉर गॉर्डन ट्यूलॉक, V स्टैंड्स फॉर विंसेंट ऑस्टॉम एंड W स्टैंड फॉर विलियम निस्कानेन। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक चॉइस अप्रोच के प्रोपाउंडर्स थे। 1960s में बात हुई थी। इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म की बात है, बहुत सारी प्लूरल इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए, ये जो भी इंडिविजुअल हैं उनको चॉइसेस होनी चाहिए, यही PCA का क्रक्स है। तो जब आप बात कर रहे हैं कि दे कैन नाउ द फार्मर्स कैन सेल आउटसाइड द एपीएमसी मंडी, दैट प्रोविजन वाज रिलेटेड टू पब्लिक चॉइस अप्रोच की आइडियोलॉजी। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। सिमिलरली जो दूसरा वाला फार्म लॉ था जिसमें बात की गई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये सारी चीजें जो हैं, ये आपके न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो 1990s का जो सिनेरियो है वहां से आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में आप डिफरेंट कंपोनेंट समझ सकते हो, नियो टेलरिज्म है वहां पर, पब्लिक चॉइस अप्रोच भी उसमें एक तरीके का पिलर है। इसके अलावा आपको बहुत सारे पॉलिट्स का कैरेक्टराइजेशन जो है वो आप लिंक कर सकते हो। इसके अलावा जो भी एनपीएम की थ्योरी आपने पढ़ी है उसको आप कर सकते हो इसमें लिंक, ठीक है। तो ये आपका हो गया विद रेस्पेक्ट टू प्रोविजंस, जो आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर हल्का फुल्का रहना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, तो इतना प्रोविजंस तो चलो ठीक है, इतना समझ आता है। अब क्या बात करते हैं, जैसे प्रोसीजर ऑफ द लॉ। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो कि भाई पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी नहीं हो रही है, तो प्रोसीजर जो लॉज में पास हुए, जो मतलब लॉ पास हुए थे, तब जो प्रोसीजर अख्तियार किया गया था, उस प्रोसीजर में क्या था कि पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह को ये लॉज नहीं भेजे गए थे। रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे बिल इसी तरीके से पास हुए हैं कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी नहीं हो रही है या राज्यसभा में उस तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा, डिस्कशन नहीं हो रहा। सो दोज काइंड ऑफ स्क्रूटनाइजेशन काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। और इसमें क्या कह सकते हो कि ये क्रिएटेड, अब देखो समझने की कोशिश करो, इस चीज का क्रक्स समझो कि क्या होता है कि अगर स्टेक होल्डर्स को, देखो पार्लियामेंट्री कमेटीज में नहीं गए, इसका नुकसान क्या है। देखो अगर पार्लियामेंटरी कमेटीज वगैरह में नहीं गए, सो देयर विल बी द लैक ऑफ स्क्रूटनी बाई स्टेक होल्डर्स वगैरह। जैसे डिफरेंट जो आपको पता है कि आपके टॉपिक में
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर आपके डिफरेंट कह सकते हो कि डिफरेंट आपकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट होती हैं, यूथ की होती है, फार्मर्स की होती है और ट्रेडर्स की होती है, अलग अलग मतलब स्टेक होल्डर्स की होती है। तो अगर ये चीज़ होती तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते, फार्मर्स इन्वॉल्व होते, फार्मर्स के जो लीडर्स वगैरह हैं वो इन्वॉल्व होते, तो यहाँ पर क्या होता, अच्छा और ज़्यादा प्रोविज़न हो सकते थे। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो जाएगा अगर स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं करोगे तो? अगर नहीं करोगे तो हम कह सकते हैं कि जो फार्म लॉज हैं और जो भी लॉ ऐसा बनता है जिसमें प्रॉपर स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन और बॉटम अप अप्रोच ऑफ रेंसिस लिकर्ट और कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं, तो क्या होगा कि ड्रॉट्समैन क्रिएशन हो जाएगा। व्हाट इज दिस ड्रॉट्समैन क्रिएशन? ड्रॉट्समैन क्रिएशन का मतलब ये है, जो ड्रॉट्समैन मतलब है ड्राफ्टमैन, मतलब एक ड्राफ्टिंग स्टेज में एक क्रिएशन हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सारे लॉज वगैरह मतलब मिनिस्टर्स के पीछे बैक एंड पे या सपोर्ट पर कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा सेक्रेटेरिएट है, जो पूरा सचिवालय है, उसमें बहुत सारे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और उनको एक ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती है। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है। एक बहुत सारे डिलेमाज होते हैं, ठीक है, प्रिजनर्स डिलेमा इज वन ऑफ देम। इसके अलावा और भी बहुत सारे, बीगल फैक्टर आ जाता है। बीगल फैक्टर क्या होता है कि जो ऊपर लोग बैठे हैं उन्हें ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड की जो डिमांड है, ग्राउंड की जो चीजें उन्हें नहीं पता है, तो इसलिए ड्रॉट्समैन क्रिएशन यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देता है। आई होप यू आर गेटिंग। सो ड्रॉट्समैन क्रिएशन हो जाता है एक तरीके का, मतलब ऐसा क्रिएशन जो एक ड्राफ्ट स्टेज टाइप का है और ऐसा क्रिएशन जिसमें जो टच होता है, ग्राउंड रियलिटीज वाली बात होती है, वो नहीं है, ठीक है। सिंपल शब्दों में समझो तो लॉज कैसे होते हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट द होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, ऐसे ऐसे बहुत सारे भारी भरकम वर्ड्स लिखे होते हैं, पार्टिसिपेशन, सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल एक्सेट्रा, क्योंकि वो आईएएस जो होते हैं वो आपको पता है कि जीएस 1 2 3 4 और ऑप्शनल पढ़ के बहुत सारा उनमें कंटेंट तो होता ही है और बाकी एक्सपीरियंस, तो दैट्स वाई जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो मिसिंग हो जाती हैं, इस वजह से उसे हम ड्रॉट्समैन क्रिएशन कह रहे हैं। ये आपको एनालिसिस हिंदू वगैरह में आर्टिकल आए थे इससे रिलेटेड, तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो कि ऐसा कुछ हो जाता है। इसके अलावा एससी पैनल जो बना था, सुप्रीम कोर्ट का पैनल बन गया था आफ्टर द प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसकी वजह से, तो वो दिखाता था आपका जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। तो ये एक सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात है यहाँ पे। देखो लॉ जो होते हैं वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। वैसे तो जनरल जो पर्सपेक्टिव होता है वो आपको क्या कहता है कि लॉ इज इक्वल टू जो पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट की डेफिनेशन ही यही होती है कि पार्लियामेंट इज समथिंग दैट विल मेक द लॉज एंड ऑल, ठीक है। तो जो भी लॉज बनते हैं, अलग अलग एक्ट बनते हैं, चाहे वो आपका CAA हो या फिर जो फार्म लॉज हो, तो कोई भी लॉज है वो पार्लियामेंट बनाती है। इसे बोलते हैं लीगल, मतलब एक नॉर्मल स्कूल ऑफ, एक दूसरा स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है। इसके अलावा एक नया स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है जब पार्लियामेंट तो लॉ बना ही रही है, जुडिशरी भी बनाने लगती है, जुडिशरी भी कहने लगती है कि हाईवे के आसपास जो है लिकर बैन। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जब जुडिशरी घुसती है तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। इसी मैगजीन में बहुत सारे, एक अलग से मैंने जुडिशरी पे आर्टिकल कवर किया है, उसमें मैंने कीवर्ड्स डाले जो आपको यूज़ कर सकते हो आप, जैसे जुडिशियल एनक्रोचमेंट हो गया, जुडिशियल ऑलिगार्की हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक जुडिशियल एरिस्टोक्रेसी ऑफ रोब हो गया, ये भी एक है जो कहा जाता है कि जुडिशरी जब ज़्यादा अपने पाँव पसारती है तो कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही जुडिशियल एडवेंचरिज्म इज समथिंग जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे कीवर्ड्स वगैरह आप ड्रॉप करोगे तो आंसर्स में वजन आता है और आंसर्स में नंबर भी आते हैं। इसके अलावा आप और भी चीज़ें, जैसे ये तो एंगल यहाँ है। अगर मैं आपको एक साइड नोट पे एक और चीज़ बताना चाहूँ, जैसे अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई है कि जो आपका जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में जो बालाजी टेम्पल वगैरह है, तिरुपति वगैरह, तो वहाँ पे क्या एक इशू गया था कोर्ट में कि वहाँ पे जो दर्शन की जो प्रोसेस वगैरह है उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट वी कांट इंटरफेयर इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल, ठीक है। जो परंपराएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब उनके जो मंदिर के जो प्रीस्ट हैं और जो लोग हैं
उनके ऊपर रहनी चाहिए। वी कांट इंटरफेयर इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी मंथ नवंबर में बोला है, तो मैगजीन में अगले महीने कवर भी कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे क्या पता चलता है, ये जुडिशियल पैपिज्म होता है, पैपिज्म, PAPISM, पैपिज्म। जुडिशियल पैपिज्म मतलब कि भाई जुडिशियल जो है वो पोप का काम कर रही है, जुडिशरी, पोप मतलब आप समझ सकते हो वेस्टर्न में पोप वगैरह होते हैं, तो जुडिशियल पैपिज्म बोलते हैं इस चीज को, कि जब जुडिशरी रिलीजन के मामले में घुसने लगे तो उसे हम जुडिशियल पैपिज्म बोलते हैं। ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक कह सकते हो एक कंपोनेंट है। जब हम जुडिशरी जब किसी रिलीजन में घुसती है तो उसे हम जुडिशियल पैपिज्म बोलते हैं। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे सबरीमाला हो, वहां पे भी आप एक कॉन में इसको यूज कर सकते हो। सो दैट साइड नोट यू शुड अंडरस्टैंड। तो अभी भी यहाँ पर जो फार्म लॉज अगर पैनल सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, दैट इज बेसिकली शोइंग द काइंड ऑफ जुडिशियल यू कैन से एक्टिविज्म। और बाकी कीवर्ड्स मैंने बता दिया, एरिस्टोक्रेसी ऑफ द रोब। और एक फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला था कि ये भाई जुडिशरी जब ये करती है तो जुडिशरी शुड नॉट बिकम सुपर लेजिस्लेचर। दिस इज व्हाट दिस अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रूजनवेल्ट नाम करके उनका कुछ नाम था, तो उन्होंने इस चीज को बोला कि जुडिशरी शुड नॉट बिकम सुपर लेजिस्लेचर। ये आपको यूज करने हैं जब आप आंसर्स लिख रहे हो, जब आप जुडिशियल एक्टिविज्म से लिख रहे हो रिलेटेड आंसर, तो ये सब डालोगे आंसर्स में तो आपको नंबर ऑब्वियसली ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू दैट पर्सन जो यूज नहीं कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग। सो ये आपका एक एंगल हो गया कि भाई ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो एक सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस स्कूल होता है, ठीक है, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस होता है जहां पर जुडिशरी भी लॉ बनाने लगती है। इसके अलावा ग्रुप मॉडल ऑफ पॉलिसी। अब आप यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर फार्मर्स जो हैं, अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में फार्मर्स को एज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर ट्रीट किया जाए तो दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी का पर्सपेक्टिव। पब्लिक पॉलिसी अगर आपने पढ़ी है तो फॉर्मुलेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, मॉनिटरिंग होती है, इवेल्युएशन होता है। जो पहली स्टेज होती है पॉलिसी बनाने की जो प्रोसेस होती है, वहां पे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। ग्रुप मॉडल इज वन ऑफ देम। ग्रुप मॉडल बात करता है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में दैट विल इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर। इसी मंथ में एक और आर्टिकल हमने कवर करा था, अगेन आई एम गिविंग द साइड नोट, जो भी पता है मतलब साथ में लिंक हो रहा है वो आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। रिसेंटली एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन भी बनाई गई है जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प कर मतलब काम करेगी। तो वो भी एक तरीके का क्या है कि ग्रुप मॉडल ऑफ पॉलिसी, जब पॉलिसी बनेगी तो उन चीज़ों का उनका एक मतलब वो स्टेक होल्डर बन जाएंगे, ठीक है, एक ऐसे मतलब वो बन जाएंगे स्टेक होल्डर, मतलब एक उनका भी एक इंटरेस्ट आ जाएगा और वो भी वहाँ पे चीज़ों को पॉलिसी में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। और ये चीज़ें होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वहां पर भी हमारे पास है आपका नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जहां पर अलग अलग लोग अपनी बात रख सकते हैं। सो दैट बात रखना, दैट ग्रुप अलग अलग जो होते हैं सिविल सोसाइटी वगैरह, सो दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ ग्रुप मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो अपना वहां पे अपना इंटरेस्ट बताते हैं। जैसे कोई भी लॉज बनते हैं तो वहां पर इनका, जैसे ये फार्म लॉज हैं तो यहाँ पे ग्रुप मॉडल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन से आप इसे लिंक कर सकते हो और ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जैसा कि अभी रिपील भी हो गए हैं तो अब क्या है इसका वे फॉरवर्ड, ये कुछ टाइम बाद एक ग्रुप मॉडल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, मतलब अच्छे से बेटर तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से जो भी फार्म लॉज मतलब अभी आगे कभी भी रिफॉर्म लाने हैं तो इन फार्मर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको प्रॉपरली वहां पे एक बॉटम अप अप्रोच, लिकर्ट सिस्टम 4 वगैरह को यूज करना चाहिए ताकि एक मैकग्रेगर का ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस आए, आई नहीं वी की फीलिंग आए, ठीक है। ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर एफिशिएंसी लानी है तो आई फीलिंग को वी फीलिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वी फीलिंग कब आएगी? अभी गवर्नमेंट कहां पे मिसिंग हो गई, कहां पे यहाँ पे इशू आया? इशू ये आया कि आई फीलिंग जो है वो आ रही थी। मतलब इसका मतलब ये है कि एक आर्टिकल और आया था एथिक्स में, शेयर्ड वल्नरेबिलिटी होना चाहिए। मतलब लाइक वाइल कम्युनिकेटिंग टू द फार्मर्स, जो आपके लीडर्स थे, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, एक शेयर्ड वल्नरेबिलिटी वाली फीलिंग लेकर आनी चाहिए थी फार्मर्स के अंदर कि भाई जो अगर कुछ गलत होता है, अगर एमएसपी लेट से हट गया फ्यूचर में तो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर अस एज वेल, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट भी वहां पर इक्वली वल्नरेबल है बिकॉज हम एक ही नाव पर सवार हैं कि अगर आप एमएसपी पर हमें नहीं दोगे तो हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कैसे बांटेंगे, समझ रहे हो। तो क्योंकि नेशनल भले ही एमएसपी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने पहले भी आर्टिकल वगैरह कवर कराए थे कि एक तो चीज होती है कि भाई एमएसपी से यहां से
एमएसपी के थ्रू ये चीज़ यहाँ पे आ गई हमारी, ठीक है, एमएसपी के थ्रू यहाँ आ गई। ये लीगल इसको राइट, ये राइट नहीं है फार्मर का एमएसपी वगैरह, ये यहाँ पर कोई ऐसा लीगल राइट नहीं है जिसका जिस बात की बात फार्मर्स भी कर रहे थे। और एक है आगे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, गवर्नमेंट प्रिक्योर करके पीडीएस के थ्रू, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू वो 2 रुपए 1 रुपए 3 रुपए वगैरह में बेचती है गवर्नमेंट, तो ये लीगल राइट है, ये लीगल राइट नहीं है। तो भले ही एमएसपी को लीगल राइट का दर्जा नहीं है, लेकिन क्योंकि फूड सिक्योरिटी का है तो गवर्नमेंट कांट अफोर्ड टू लूज दिस थिंग, ठीक है। वो यहाँ पे कैसे फिर लेगा चीज़ों को, ठीक है, अगर फार्मर्स यहाँ पे देंगे ही नहीं, अगर एमएसपी में प्रॉपर उन्हें रेट नहीं मिलेगा, तो क्योंकि गवर्नमेंट इज लाइक अ काइंड ऑफ क्लाइंट है यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। तो इस वजह से आप समझो कि भले ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो एक शेयर्ड वल्नरेबिलिटी का प्रोसीजर यहाँ पे डेवलप होना चाहिए था, एक आई फीलिंग नहीं वी फीलिंग होनी चाहिए थी कि यार फार्मर्स को ये मतलब एक चीज, एक नाव पे सवार हैं, ऐसा कुछ फील वहां पे आना चाहिए था। आई होप यू आर गेटिंग, सो दिस इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रुप मॉडल ऑफ पॉलिसी के अलावा फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिंक कर सकते हो। जो मतलब प्रोटेस्ट जब चल रहा था तो एक चर्चा चलती है कि राइट टू प्रोटेस्ट, एक तो उनके पास राइट टू प्रोटेस्ट है जो जनता है, जो सिटीजन है, सिटीजन और सब्जेक्ट में यही अंतर है। अगर राजा की प्रजा है या किसी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक सुप्रीमेसी वाली स्टेट में कोई सिटीजन है, तो सिटीजन और सब्जेक्ट, प्रजा और नागरिक में यही अंतर होता है, दैट सिटीजन हैव राइट्स, ठीक है। तो राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मूव फ्रीली। तो यहाँ पे क्या है, ये शाहीन बाग जब जजमेंट आई थी तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दैट ऑब्वियसली यू कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कोई भी आपके अगर ग्रीवेंसेज हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और एनी थिंग लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम जो लोगों का राइट टू मूव फ्रीली है वो भी है, सो देयर शुड बी सम बैलेंस। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला हुआ था। तो वो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ये वैल्यू प्रीमाइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच या फंडामेंटल राइट्स की पर से, तो वहां पे आप इन चीजों को समझ सकते हो, उन चीजों को ध्यान रख सकते हो और उन जजमेंट्स वगैरह को लिंक कर सकते हो। देन वी हैव द राइट टू एक्सप्रेशन वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। तो अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है प्लस सामने लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये चीज भी एक अगेन एक पॉइंट ऑफ है। क्योंकि पहले तो सिंपल है कि प्रोटेस्ट वर्सेस मूव वाला एक सिनेरियो क्रिएट होगा कि ठीक है, अगर भले ही पीसफुल फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है तो दैट विल क्रिएट दिस ट्रबल, दिस डिलेमा कि एक तो राइट टू प्रोटेस्ट है वर्सेस राइट टू मूव फ्रीली, ठीक है, अगर पीसफुल है। अगर पीसफुल नहीं है तो दूसरा चीज क्रिएट हो जाएगी, राइट टू एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। तो अगेन लॉ एंड ऑर्डर इज समथिंग दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो वहां पर भी चीजें हमें एक एंगल उसको समझना है, ठीक। इसके अलावा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम बात करते हैं दैट देयर शुड बी द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो अभी सीआईआई की एक रिपोर्ट भी आई थी, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, उन्होंने ये बोला था कि जब प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं ना तो उससे क्या होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बढ़ता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस घटता है। तो अगेन ऑब्वियसली हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी रुकता है। ओवरऑल जो ऑप्टिमम यूटिलाइज जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो चीज़ें हैं, वेस्ट ऑफ रिसोर्स होगा अगर ऐसा हो रहा है, अगर ज़्यादा खर्चा लग रहा है, किसी चीज़ को ए से बी पॉइंट पर ले जाना है और बीच में प्रोटेस्ट चल रहा है और कहीं घूम के जाना पड़ रहा है, सो डेट विल मेक द थिंग्स वेरी कॉस्टली और अगेन वो पूरा बजट को अफेक्ट करेगा, पूरा इकोनॉमी और पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से हिलेगा, डिपेंड करता है, हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर फार्म लॉस को भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक क्रिस्प जो है नोट्स तरीके के प्रोवाइड किए थे और जो भी लोग मैगजीन वगैरह भी रेफर कर रहे हैं सो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो, उनको ये वीडियो का लिंक वगैरह टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग। सो इस तरीके से आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ना है, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट कि आपने फार्म लॉस के प्रोविजंस देख लिए, कुछ में मैगजीन्स और कुछ मतलब एक दो इंस्टीट्यूशन जो भी पबेड से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, सो दे बेसिकली गिव दिस के फार्म लॉज में ये प्रोविजंस हैं। दोज प्रोविजंस आर इवन द जीएस स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट द थिंग। सो आपको थोड़ा पबेड का एंगल वहाँ पे डेवलप करना है कि भाई ठीक है ये पीसीए से रिलेटेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, इसके अलावा स्क्रूटनी नहीं हुई तो वो भी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का पोर्शन है, कंसर्न है, भाई ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर में भी एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इशू आ रहा है, पब्लिक पॉलिसी में भी कुछ हो रहा है, ग्रुप पॉलिसी ग्रुप मॉडल नहीं हो रहा है वहाँ पे सही से, एससी पैनल बन रहा है तो दैट इज अगेन जुडिशियल एक्टिविज्म, वो एक जुडिशियल
जुडिशरी वाला एंगल क्रिएट हो रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड इंट्रोस्पेक्ट दीज काइंड ऑफ एनालिसिस और दीज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स. ओके, तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी इवॉल्व होंगी. और ये मैगजीन है, आप इसको अगर सीधा सा स्क्रॉल करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर मैगजीन, ठीक है, अक्टूबर 2021. तो यहाँ पे बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइक बबल ऑफ द ट्रस्ट अप्रोच. ये न्यूज़ में आया था दैट बबल्स ऑफ द ट्रस्ट अप्रोच वाज रिलेटेड टू आपका ग्लोबलाइजेशन, के क्वाड कंट्रीज को बबल ऑफ ट्रस्ट अप्रोच अपनाना चाहिए, ना कि एक कह सकते हो ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन. तो वहाँ पे एक ट्रस्ट, ये बबल ऑफ ट्रस्ट अप्रोच की बात हुई थी. जैसे आपको भी पता है एक बबल में ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, बबल पॉलिसी चल रही है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में अगर आपको एयर ट्रैवल करना है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज देयर इन द न्यूज़. सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर वाला जो पोर्शन है, तो वहाँ पे एक रिसेंटली स्पेशल स्प्रिंग क्लीनिंग एक्सरसाइज, जिसको रेड टेप स्क्रैपेज एक्सरसाइज कहते हैं, वो पीएम मोदी ने वहाँ पे लॉन्च किया है. तो जैसे दिवाली से पहले साफ सफाई घरों की होती है, ऐसे ही रेड टेप जो फाइलें जो हैं धूल जम गई है, फाइलें पास नहीं हो रही हैं. सो दैट काइंड ऑफ थिंग, वहाँ पे एक न्यूज़ आई थी जो रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड थी. तो आपको इसको वेबर से लिंक करना है और बाकी सारी चीज़ें करनी है. ऐसे ही हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो एनोनिमस, उन्होंने विजिट की थी हॉस्पिटल में. सो दैट इज़ अगेन लिंक्ड टू द साइमन जो है, साइमन ने क्या बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन ज़्यादा लेने हैं. नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो है वो अपने आप इनोवेशन वगैरह लेकर आएंगे. प्रोग्राम्ड कौन से होते हैं? प्रोग्राम डिसीजन ऐसे होते हैं जो रूटीन वाले बन जाते हैं कि भाई ठीक है, रोज़ सुबह आते हैं ऑफिस में, इतने बजे से इतने बजे ये काम होता है, डेली का जो रूटीन हो जाता है, दैट इज़ प्रोग्राम्ड. ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी कम हो रही है, डीएम जो है वो एफिशिएंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन वो एफिशिएंट नहीं है, इवन कोई भी अगर कोई भी कह रहा है कि ये लोग एफिशिएंट नहीं है, तो कह दो कि वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन पर ध्यान कम दे रहे हैं. उनको थोड़ा सा बीच बीच में एक सरप्राइज विजिट करनी चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए. सिमिलरली कंट्रोल जब पढ़ते हो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में, सो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपका मतलब वहाँ पे एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द टेक्निक टू कंट्रोल समथिंग. ठीक है, तो दैट इज अगेन रिफ्लेक्टिंग इन दिस आर्टिकल. सो आपको इस तरीके से डेवलप करने हैं एंगल कि आपने एक न्यूज़ देखी, उस न्यूज़ को अलग अलग एंगल से लिंक करना है. तो मैं यहाँ पे वो डायग्राम के फॉर्म में चीज़ें वहाँ पे कवर कर देता हूँ. इसके अलावा टॉर्च बियरर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो इस बार के जो नोबेल प्राइज़ हैं वो ऐसे लोगों को मिले हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस फ्रीडम और इन सब चीज़ों की बात करते हैं. तो अगेन फ्रीडम और प्रेस और राइट्स, इन सबको कैसे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट एंगल से लिंक कर सकते हो, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो. इस एग्जाम्पल को, इनके नाम को नोबेल प्राइज़ मिला है तो वो यूज कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है चीजें. इसके अलावा कांग्रेस ने 40% टिकट जो है वो वीमेन को वो लोग देंगे इन यूपी इलेक्शन. अगेन फेमिनिज्म इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो वीमेन इन डेवलपमेंट है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं. आपको कैमिला स्ट्राइवर्स पता होना चाहिए. मार्था नसबॉम ने क्या बोला था विद रिस्पेक्ट टू फेमिनिज्म इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो चीज़ें. और अगर फेमिनिज्म एंगल आएगा पब एड में, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प द वीमेन, हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी. जीएस में ये चीज़ें भी पढ़ते हो, लेकिन ये चीज़ें पबेड से ही इन चीज़ों का एक ऑरिजिन है कह सकते हो. मतलब आप कैमिला स्टाइवर्स का यहाँ पे मैंने कवर भी किया है कि उन्होंने बोला था दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो. ठीक है, इसके अलावा राइट टू कैडर, इट वॉज इन द न्यूज़. राइट टू कैडर जो है वो वही न्यूज़ में था. नेपाल जजेस जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए, तो वो दैट इज़ अगेन सीपीए, कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन. वैसे कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दो चीज़ें होती हैं, एक कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और एक कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन. तो दिस इज द पार्ट ऑफ कंपेरेटिव यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज पॉलिटिक्स में ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्लूड होता है. तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए सो दैट यू कैन यूज द केस स्टडीज एक्सेट्रा. जैसे आप बात कर रहे हो कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग, हेट्रोजेनिटी, ये सारी चीज़ें हैं. सो यू कैन टॉक लाइक दैट. अगर कोई जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो देन ऑल्सो यू कैन कोट सम अवेयरनेस जो है वो यहाँ पे आपकी जनरेट हो जाएगी कि भाई ठीक है आसपास क्या हो रहा है और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो नेपाल के जज जो थे स्ट्राइक पर चले गए. इंडिया के पैरेलल सिचुएशन है. इंडिया में भी कुछ जजेस जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी. सेम सिनेरियो, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. राइट टू कैडर न्यूज़ में था कि भाई कोई आईएएस है तो उसके पास क्या राइट टू कैडर है कि वो ऐसे कह सकता है क्या कि हमें यही कैडर चाहिए. ठीक है, तो एक न्यूज़ आई थी उससे रिलेटेड. तो कैसे कैडर पॉलिसी है, क्या रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अलावा
सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में भी जो कंपैशन होता है, कंपैशन इज समथिंग दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। तो वहाँ पे भी आपको आइडिया रहना चाहिए कि किस हद तक आपको कंपैशन यूज करना है। सो अगेन दैट इज लिंक्ड टू योर थिंकर्स एक्सेट्रास, क्योंकि देखो समझने की कोशिश करोगे कि आप कोई केस स्टडी डील कर रहे हो तो कंपैशन अनलिमिटेड होगा क्या? नहीं होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में रिसेंटली बोला इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट हुए थे वहां से, तो उनसे रिलेटेड एक जजमेंट आई है। तो दैट जजमेंट यू कैन कोट इन केस स्टडीज और इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, आप कहीं पर उसका यूज कर सकते हो। तो वो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी इन वन वे और द अदर। कोई ऐसा नहीं है कि यहीं पर एक जगह हेल्प करेगी, बट एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक अंडरस्टैंडिंग देने का काम ये मैगजीन करती है। बाकी आप देख सकते हो इंडियन स्पेस एसोसिएशन बना, बीएसएफ का जो जुरिडिक्शन है जिस पर एक वहाँ पे बवाल चल रहा है, दैट इज ऑल्सो समथिंग जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दैट हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं लाइक एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। एक प्रिंसिपल्ड फेडरलिज्म भी हमने पिछले मंथ्स में पढ़ा था, कैसे हिंदू ने आर्टिकल एक बढ़िया सा सुंदर सा कवर किया था। तो हमने बहुत सारी चीजें ऐसे कंटेंट हम धीरे धीरे से, जो अगर मृणाल सर की भाषा में बोलें तो एक माल जमा करते जाएंगे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज्यादा करंट अफेयर वहां पे डालने की एक रहेगी, एक स्कोप रहेगा, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स के। और पीएम ने जो है वो ह्यूमन राइट्स में जो राइट इश्यूज में जो सिलेक्टिव रीडिंग होती है उसको एक वहाँ पे उसको स्लैम किया। सो अगेन उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसमें कैसे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल जो न्यूज़ में आते थे वो मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। इसके अलावा पुलिस रिफॉर्म में जो सीबीआई के पुराने जो डायरेक्टर थे आर के राघवन जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। लाइक इंडिया में तमिलनाडु का इंसिडेंट हुआ था, जो ब्लैक लाइव्स मैटर जॉर्ज फ्लॉयड का जो यूएसए में हुआ था, दैट इज ऑल्सो द कॉन्टेक्स्ट। और रिसेंटली लंदन में भी वहाँ की पुलिस ने भी कुछ ऐसी ब्रूटैलिटी दिखाई हैं। सो दीज आर द थिंग्स, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर। तो ये ऐसे बहुत सारे एंगल हैं। और रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन लॉ एंड ऑर्डर, तो ये चीज़ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इस पर टेक होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में एक आर्टिकल आया था कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो डिफरेंट आप कह सकते हो कि इश्यूज आ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू यू कैन से लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे इशू क्रिएट हो रहे हैं, तो उसमें सिविल सोसाइटी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ दे आर गोइंग, हाउ दे कैन सपोर्ट इट। सो how they can support our government and government or the state administration to tackle that law and order situation और law and order problems। तो एक एंगल वो था। लेकिन नवंबर मंथ में रिसेंटली जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, जो जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक मतलब वो एक मतलब एक प्रोग्राम में बोल रहे थे विद रेस्पेक्ट टू दिस आईपीएस जो थे वो उनको एक संबोधन उनको कर रहे थे, एंड इन दैट ही वाज टॉकिंग लाइक कि कैसे ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है हाउ दे आर बिकमिंग द यू कैन से प्लेटफॉर्म फॉर वॉरफेयर, कैसे एक फोर्थ प्लेटफॉर्म फॉर वॉरफेयर बनता जा रहा है ये सिविल सोसाइटी। बिकॉज जो कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली वॉर नहीं कर रही हैं वो इनडायरेक्टली इनको फंडिंग करती हैं, और दे आर बेसिकली कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर क्रिएटिंग द ट्रबल। और ये लोग फिर प्रोटेस्ट करते हैं और फिर आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको डैमेज करते हैं, और उससे लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न क्रिएट होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तरफ आपका अक्टूबर में आर्टिकल एक आया था द हिंदू में जो कह रहा था कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। आप उसको लिंक कर सकते हो कि भाई हाँ, सिविल सोसाइटी मोबिलाइजर होती हैं, सिविल सोसाइटी सर्विस प्रोवाइडर होती हैं, एजुकेटर होती हैं, वॉचडॉग होती हैं, पॉलिसी एडवोकेट होती हैं। तो ऐसे वो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट कर सकती हैं। वो हमने अक्टूबर के मंथ में पढ़ लिया। अब नवंबर के मंथ में ये आर्टिकल मैं इस मैगजीन में कवर करूंगा कि कैसे सिविल सोसाइटी आर क्रिएटिंग द ट्रबल इन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो आप कह सकते हो कि 2 मंथ में 2 आर्टिकल की हेल्प से, 2 न्यूज की हेल्प से आप कैसे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ उसको लिंक करते हुए आपके आंसर्स में लिख सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो दिस इज द थिंग्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिविल सर्वेंट एज अ रोल मॉडल, तो ये योजना इस मंथ की, अभी पिछले मंथ की एक योजना में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर हुआ था। सो इन दैट योजना यू विल फाइंड कि भाई ठीक है सिविल सर्वेंट्स कैसे रोल मॉडल हैं। तो कुछ एग्जाम्पल थे, तो मैंने उसमें कुछ और एग्जाम्पल गूगल वगैरह से डील करते हुए डाल दिए, तो योजना का वो कवरेज भी है। इसके अलावा अगर आप इस मंथ की योजना पढ़ोगे ना, तो आई कैन एश्योर यू कि उसमें जो भी आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल हमने पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो मैं ये मैगजीन चला रहा हूँ
वो आर्टिकल चाहे वो आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हो, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अलावा चाहे वो आपका मिशन कर्मयोगी हो, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उस योजना में है, वो सारी चीज़ें हमने किसी ना किसी मंथ में 1-1.5 साल में कवर की हुई हैं। मैंने उसको देखा, उसमें रेड टेप और वो जितना भी कंटेंट था ना, वो पूरा कंटेंट, वो आर्टिकल और जो भी उसमें एंगल दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें, वो करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं। दैट इज़ अगेन, उससे भी मुझे ये आइडिया लग गया कि वॉट एवर आई एम डूइंग इन दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर, वो एकदम मतलब ऐसा नहीं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैगजीन का नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें कुछ भी हो रहा है, नहीं, सारे आर्टिकल उस योजना के, जो उस योजना में जो भी रेफरेंसेस दिए गए थे, लाइक जो भी उसमें मिशन कर्मयोगी हो गया, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जो भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी 1 साल में कवर हो चुकी थी, उसमें कुछ था ही नहीं नया पढ़ने को, ऐसी योजना हो चुकी थी। और जबकि आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि ठीक है, उससे ज़्यादा ही आर्टिकल हम कवर कर चुके हैं 1 साल के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज इट फॉर द डे। आई होप कि आपको ये फार्म लॉज भी समझ में आ गए होंगे और कैसे ये मैगजीन विल हेल्प यू इन योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। तो ये पूरा मैंने यहाँ पे इस मंथ का जो आपको बता दिया। अगर आपको ये मैगजीन परचेज करनी है, आप सिंपली लिंक में जा सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में, और उस तरीके से आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग। तो मैंने यहाँ पे वीडियो के बीच में प्रमोशन नहीं किया, बट एट द एंड आई कैन से, आई कैन अश्योर यू कि ये मैगजीन आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको थोड़ा सा वो चाहिए, उसको क्या बोलते हैं कि एक मतलब ऑथेंटिसिटी, सो यू कैन रीड हेयर कि विजयवर्धन सारस्वत सर हैं IPS CSC 2018 और अभी 2020 में IAS, तो उनके कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, देख सकते हो कि पबेडपीडिया हाउ इट इज़ हेल्पफुल, ठीक है। इसके अलावा वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन अगेन CSC 2017 में प्रशस्ति मैम हैं, और 2017 में यहाँ पर रैंक 413, और इस साल भी उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 270 के लगभग मार्क्स आए हैं। सो दैट इज़ इस साल के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे को लगता है दैट इट इज़ द हाईएस्ट, बट अगेन इंटरव्यू में कुछ उनके मार्क्स का इशू हुआ था, सो दैट इज अगेन द प्रॉब्लम। बट अगेन पबेड में कुछ ऐसा इशू नहीं है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि भाई यहाँ ऐसा कुछ होता है और ऐसा कुछ हेल्पफुल भी होता है। तो अगर ये लोग बोल रहे हैं तो यू कैन ट्रस्ट ऑन देम, मुझ पे मत करो, लेकिन यू कैन ट्रस्ट ऑन दीज पीपल, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी, मैंने इनको पैसा नहीं दिया, बिकॉज आई एम नॉट दैट पावरफुल, ठीक है, कि मैं पैसा दे के किसी को कमेंट करवाऊँ। दे आर मीन्स आई गॉट टू नो अबाउट देम फ्रॉम दिस मैगजीन इटसेल्फ। मैगजीन आई, उन्होंने मैगजीन देखी, उन्होंने फिर वहाँ से दे कम इन माई कॉन्टैक्ट, और उस तरीके से फिर उन्होंने ये रिव्यू वगैरह, रिव्यू ही सीधा एक सोर्स है हमारे इंटरेक्शन का, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स कि कैसे आप इस मैगजीन को ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, रीड कर सकते हो। दिस इज इट फॉर द डे, और आई होप अच्छा लगा होगा ये जो भी एनालिसिस है। दिस इज इट, थैंक यू सो मच।